हम लोग रजिस्ट्रेशन टॉपिक देखने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। पहले 3 सेक्शन को देखते हैं, 3 सेक्शन। सेक्शन 22, 23 एंड 24। ये 3 सेक्शन है। रजिस्ट्रेशन किसको लेना है 22 बताएगा, रजिस्ट्रेशन किसको नहीं लेना है 23 बताएगा, और 24 बताएगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मतलब कुछ नेचर्स ऐसे हैं, चाहे आप काम करें ना करें, टर्नओवर मैटर नहीं करता, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 24 बताएगा। तो एक एक करके पहले जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोविजंस हैं उनको हम देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, सेक्शन 22 में बताया गया है। अब 22 सेक्शन में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 है। इन चारों को देखेंगे कि क्या कंडीशन है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा? तो जिस दिन आप लायबिलिटी हो जाती है आपकी कि आज टर्नओवर क्रॉस कर रहे हैं, 30 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो हम 22 सेक्शन में ये देखने जा रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया है इनके लिए कि पर्सन लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 देखते हैं। सबसेक्शन 1, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 इसमें कह रहा है कि एवरी सप्लाई शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूटी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन सा होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 lakhs। सिंपल लाइन है, 20 लाख का लिमिट बताया गया है। किसके लिए? अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, कि 20 लाख का टर्नओवर यदि क्रॉस कर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ये प्रोविज़न नॉर्मल दिया गया है, बाद में इसको चेंजेस टाइम टू टाइम किए गए हैं, उनके बारे में उसी सेक्शन में नीचे प्रोवाइडेड डेट करके बताया गया। तो दिस इज प्रोवाइडेड डेट, फर्दर प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड डेट। तो इस तरह के वर्ड्स बाद में लाए गए। लेकिन मेनली क्या देखना है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए कब जरूरी है? 20 लाख रुपए। किनको छोड़कर? स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़कर। कौन होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट? ये हम एंड में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो सेक्शंस हैं आपके इसी के अंदर में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये लाइन पढ़ रहे हैं आप, ये हमारा या किसी टीचर का नहीं है, ये एक्ट का लैंग्वेज है, जो अपडेटेड एक्ट है 1 जनवरी 2022 का, उनका लाइन है ये। तो आइए, प्रोवाइडेड डेट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। नॉर्मल हम मान के चलें कि जब 20 लाख का टर्नओवर होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। प्रोवाइडेड डेट वेदर सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ फ्रॉम एनी अदर of the special category state, he shall be liable to registered if aggregate turnover is financial year exceed 10 lakh rupees। मतलब एक लाइन बता दिया गया। अभी तक जो पढ़े हैं उसमें ये आ गया कि रजिस्ट्रेशन या तो 20 lakhs में होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो,
और यही लिमिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उनके लिए लिमिट रखा गया 10 लाख का। ये लाइन अभी तक दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का 10 लाख और जनरल केस में, नॉर्मल केस में, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 20 लाख, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। ये लाइन हमारा यहां तक आ गया। इसके बाद देखो, प्रोवाइडेड फर्दर डेट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट and on the recommendation of GST Council enhance the aggregate turnover referred to in the first proviso from the 10 lakh to such amount not exceeding 20 lakh and subject to condition and limitation as may be notified। सिंपल लाइन दिया गया है कि जो 10 लाख का लिमिट है उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट रिक्वेस्ट करेगा। किसको? गवर्नमेंट को, कि हमें थोड़ा छूट दिया जाए। कितना का छूट दिया जाए? 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है 20 लाख से ऊपर का। और जीएसटी गवर्नमेंट खुद डिसीजन नहीं लेती है, एक जीएसटी काउंसिल बना हुआ है। जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी कि इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट को कितना कर सकते हैं। तो यहां यही लाइन है कि फर्दर दैट द गवर्नमेंट में at the request of a special category state on the recommendation of council in case the aggregate turnover referred in the first proviso from 10 lakh amount to such amount not exceeding 20 lakh, 20 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। तो ये पावर किसके पास आ गया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, कि वो रिक्वेस्ट कर सकती है। तो हमारे पास क्या निकला प्लान कि 20 लाख तो नॉर्मल केस में है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। स्पेशल कैटेगरी के लिए 10 लाख है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करके 20 लाख तक बढ़वा सकती है यदि गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल दोनों मान जाती है। तो लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या है। फिर नोटिफिकेशन आया, provided also that the government may at the request of a state, जैसे रिक्वेस्ट करने का पावर स्टेट कैटेगरी को दिया गया वैसे ही स्पेशल स्टेट को दिया गया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट को दिया गया, वैसे ही रिक्वेस्ट करने का पावर स्टेट को भी दिया गया। पहले 20 और 10 था, 10 वाले को पावर दे दिए कि तुम 20 तक कर सकते हो यदि गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल दोनों एग्री हो जाए। अब 20 वाले को स्टेट को क्या पावर दे रहे हैं, इनको देखिए। स्टेट को पावर दे रहे हैं ये, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल enhance the aggregate turnover from 20 lakhs to such amount not exceeding 40 lakh in case of supply who is engaged exclusively in the supply of goods। यहां ध्यान देना, ये जो 20 लाख है वो 40 लाख तक आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ले जाने का, लेकिन आप केवल मैन्युफैक्चर होगा, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर इन गुड्स होगा। मतलब सर्विस के लिए ये रिक्वेस्ट जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो सर्विस के केस में अभी भी कितना 20 लाख का टर्नओवर है, लेकिन गुड्स के केस में जो स्टेट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारा टर्नओवर को जो रजिस्ट्रेशन का है वो कितना कर दिया जाए, 40 लाख कर दिया जाए। और ये डिपेंड कर दिया है स्टेट के ऊपर कि आप स्टेट का डिसीजन होगा
रिकमेंडेशन होगा गवर्नमेंट को किस तरह से। मान लो दिल्ली के अंदर यदि गुड्स हैं आपके पास तो 40 लाख का टर्नओवर है, यदि सर्विसेज है आपका तो 20 लाख का सर्विसेज है, क्योंकि दिल्ली जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आता है, तो नहीं आती है। तो मेनली हम क्या देखेंगे कि ये जनरल रूल है, तो यही प्रोविजन बताया गया कहाँ पे, सबसेक्शन 1 में। और नीचे एक एक्सप्लेनेशन और है, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा सा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन ए पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू द एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज्ड इन एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑफ, मतलब सिंपल सा बात हो गया, कुछ एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रहा है ये, तो उनको भी कंसीडर कर लिया जाएगा टर्नओवर के केस में। आइए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 पे चलते हैं। ये आज के डेट में नहीं होना चाहिए। जब जीएसटी लॉ आया था तो उस समय जो एग्जिस्टिंग एक्ट था, यहां लिखा होगा एग्जिस्टिंग लॉ, पहले क्या था, कोई रजिस्टर्ड था सर्विस टैक्स में, पहले क्या था, कोई रजिस्टर्ड था वैट में। तो जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और जिसका 20 लाख का टर्नओवर नहीं भी था, तो उसके लिए कंपलसरी था आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मान लो दिल्ली में वैट का जो लिमिट था 10 लाख पे रजिस्ट्रेशन था, और जब जीएसटी आया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोला 20 लाख पे होगा, तो ये बंदा वैट में रजिस्ट्रेशन ले चुका था, मिस्टर एक्स जो था, एक्स लिमिटेड। तो ये नहीं बोल सकता है कि मैं 10 लाख में था, मेरा टर्नओवर केवल 12 लाख है, और नया जो जीएसटी लॉ आया है उसमें कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है वो 20 लाख है, तो मेरा तो 20 लाख है ही नहीं। तो इसलिए ये प्रोविजन बना था सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पुराने वाले एक्ट में और कन्वर्ट हो रहे हैं जीएसटी में, तो उनका क्राइटेरिया टर्नओवर का नहीं देखा जाएगा, वो डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन जीएसटी को आए हुए 2017 में आया था, 5-6 साल हो गया है, तो पता नहीं एक्ट ये लैंग्वेज को क्यों कैरी करके चल रहा है। ये अब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो वैट से जीएसटी में आएगा। हाँ, कुछ कुछ केस हो सकते हैं जहाँ एक्साइज अभी भी चल रहा है, तो वहाँ देखा जा सकता है। तो हमें यही उतना सीरियस नहीं लेना है इस पॉइंट को, ये उस टाइम के लिए पॉइंट था जो बिगिनिंग का था। अब आइए सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 कह रहा है कि वेयर ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय द टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड। ये ट्रांसफर का केस आ गया कि बिजनेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो सिंपल सा लाइन है कि यदि बिजनेस पहले आपका एक्स लिमिटेड था, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया वाई लिमिटेड के पास, और यदि ये पहले रजिस्टर्ड था पुराने वाले एक्ट में, तो इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। शैल बी लायबल टू रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट को ट्रांसफ़र किया है उस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यदि आप बिजनेस को ट्रांसफ़र करते हो तो। और ऐसे ही सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है अमलगमेशन का बात किया गया है, और सेम 3 के तरह है। तो यहां भी यही सेम लाइन है कि जिस दिन आपको एक कंपनी बंद हो रही है, एक ट्रांसफर होता है, एक ट्रांसफर ही होता है। ट्रांसफर जो करते हैं और जिसको करते हैं, जो ट्रांसफर एक पर्सन कर रहा है और एक जिसको कर रहा है, तो ये पर्सन लायबल हो जाएगा जीएसटी नंबर लेने के लिए अमलगमेशन के केस में। एज केस में बी, चाहे वो डिमर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनीज हो,
in order to high court, tribunal, otherwise the transferee shall be, मतलब जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है shall be liable to be registered जीएसटी में। कौन से डेट से? जिस डेट से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है नए नाम का, उस डेट से आपकी लायबिलिटी बनती है। बस यही है। अब जो स्टार्टिंग में था कि कुछ वर्ड को एक्सप्लेन करना था, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर है उनके बारे में कि आप प्रिंसिपल के बिहाफ में जितना किया जाएगा सबको होल आप एग्रीगेट मान लोगे। जॉब वर्क में है कि कोई रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है तो इनका जीएसटी नंबर अपना होगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा काम यहाँ है दिल्ली में डी, और एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है फरीदाबाद में। तो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर जो अपने इनवॉइस पे लाता है उनके टर्नओवर को हम अपना टर्नओवर नहीं काउंट करेंगे। तो ये लाइन है। और थर्ड में आपको ये था जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहाँ लिखा हुआ है क्लॉज जी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल दिस कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या लिखा हुआ है? जम्मू एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड, इनको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट मानेंगे जो स्टार्टिंग में था 10 लाख और 20 लाख का टर्नओवर। तो ये आप पूरे सेक्शन को देख लो तो जो 2, 3, 4 हैं जो जस्ट ऐसे ही हैं, ये जो 2, 3, 4 हैं वो ट्रांसफ़र के 2, 3 और 4 ये अमलगमेशन का है, ये ट्रांसफ़र के केस का है कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो हर दोनों में जिसको शिफ्ट हो रहा है वो पर्सन लेवल हो जाएगा। ये था जो यदि पुराने एक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं तो आज भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे टर्नओवर आपका हो या ना हो। मेनली जो सेक्शन है वो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 है, जहां 20 लाख और 10 लाख का बात किया कि 20 लाख नॉर्मल केस में नॉर्मल स्टेट के लिए, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। फिर बोला कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वो 10 को 20 करवा सकती है। गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल तैयार हैं तो 20 को क्रॉस नहीं होगा। हो सकता है 11 पे तैयार हो जाए, हो सकता है 15 पे तैयार हो जाए, हो सकता है 20 पे तैयार हो जाए। और 20 वाले जो है वो 40 करवा सकती है केवल गुड्स के केस में। सर्विस के केस में कोई छूट नहीं है। सर्विस के केस में आपको 20 लाख ही है, लेकिन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स है तो स्टेट वाले रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से और जीएसटी काउंसिल का अप्रूवल होना चाहिए, उस कंडीशन में वो 40 हो सकते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक था कि पर्सन कौन कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब पर्सन कौन कौन नहीं लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 23 में देखेंगे, 23 में देखेंगे, फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 24 में देखेंगे। तो आज हम अभी जो देख रहे थे वो सेक्शन 22 का डिटेल्स देख रहे थे। आइए देखते हैं कि जीएसटी के अंदर किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23। बहुत ही सिंपल छोटे से सेक्शन है कि कौन ऐसे पर्सन है जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए इस टॉपिक को हम बारीकी से देखते हैं। सबसेक्शन 1 है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी एंड सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 है, और बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में कह रहा है कि फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन। कौन कौन नहीं है? नेमली ए में दिया हुआ है कि एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स ऑफ सर्विसेज और बोथ that are not liable to take tax or wholly exempted, not liable to pay tax or wholly exempted,
अंडर द एक्ट, अंडर द IGST एक्ट, चाहे वो और है, चाहे वो अंडर ऑफ CGST एक्ट, ये जो लाइन है वो किस एक्ट का है, अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा एक्ट हम लोग देख रहे हैं, CGST एक्ट, या फिर और अंडर द IGST एक्ट, IGST एक्ट, कि जो दोनों ही एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट है, होली एग्जम्प्ट, या जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन, टेक रजिस्ट्रेशन। ये सबसेक्शन ए है, सेक्शन 23 सबसेक्शन A1 क्लॉज ए। क्लॉज बी में क्या है कि कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, ये डिफिनेशन में दिया हुआ है कौन सा एग्रीकल्चर में होगा। जब आप डिफिनेशन सेक्शन में पढ़ेंगे तो कौन बंदा एग्रीकल्चर करता है, इस वर्ड को मीनिंग निकाल रखा है। तो जो बंदा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा वो उनको नहीं लेने की जरूरत है रजिस्ट्रेशन। अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, और पावर हमेशा रिकमेंडेशन ऑन द GST काउंसिल होगा, क्योंकि काउंसिल बना दिया गया है। वो नोटिफाई द्वारा किसी भी पर्सन को इस कैटेगरी से बाहर कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई बंदा को GST देने से एग्जम्प्ट करना है, तो GST काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो बस इतना ही है टॉपिक, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अंडर सेक्शन 23 में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ये वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। GST के अंदर सेक्शन 24 जो है, सेक्शन 24 ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए बात करता है। मतलब कुछ ऐसे एरिया डिफाइन है, और ये एग्ज़ाम का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो डायरेक्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिख दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम इनको समझते हैं कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है। कि कोई पर्सन जो लिस्ट दिए गए हैं इसमें से कोई भी सर्विसेज या गुड्स का सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यहाँ टर्नओवर लिमिट को नहीं देखेंगे। तो ये कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इसमें कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पे आप शॉर्ट नोट लिखो, या सेक्शन 24 को आप डायरेक्टली एक्सप्लेन करो। तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ लिस्ट है, टोटल 12, और बहुत सिंपल लैंग्वेज है, एक्ट की लैंग्वेज है, एक्ट में जैसा लिखा हुआ है उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बोल दिया कि जो 20 लाख और सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा था आपने, जो लिमिट होता था 20 लाख का और 10 लाख का, जो 10 वाले लिमिट है वो 20 तक जा सकते हैं, और 20 वाले हैं जो गुड्स के केस में 40 जा सकते हैं, सर्विस में केवल 20 जा सकते हैं। तो उन्हीं का रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन का, कैटेगरी ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी द रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनका कुछ नहीं देखेंगे। यदि इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टर्नओवर मैटर नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट है, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। यदि आप दिल्ली में हैं और यदि आप हरियाणा में, गुड़गांव में, तो ये दिल्ली एनसीआर का पार्टी है, लेकिन ये आपस में इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट करते हैं,
तो आपको टैक्स जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उनको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। अभी सेक्शन में हम पढ़ेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। बस हिंट दे रहा हूँ कि जो पूरे सालों भर काम नहीं करते हैं, पर्टिकुलर कहीं प्लेस पर जाकर और बिजनेस 5-7 दिन के लिए कैंप लगा लिया, तो उनको हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। तो उनको भी एक जीएसटी नंबर लेना जरूरी होता है, जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो इनको भी, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कभी कभी निकलते हैं काम करने के लिए, कहीं कैंप लगा दिया, वहाँ बिजनेस कर लिए, तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं। एक्ट में कैसा लिखा हुआ है उस सेक्शन को हम क्लियरली आपको बताएंगे। तो उनको भी टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं देखना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे ही कोई रिवर्स चार्ज में कुछ ऐसे आप जब सेक्शन 12 और सेक्शन 13 पढ़े थे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वहाँ भी हमने लिस्ट दे रखा है कि गुड्स में कौन कौन सा गुड्स है जो रिवर्स चार्ज में आता है और कौन कौन से सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में आ रहे हैं। तो जो रिवर्स चार्ज के अंदर में है तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट कि इतना टर्नओवर होना चाहिए तब हम रजिस्ट्रेशन लेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही 4 में देखेंगे आप कि जब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है, इसके अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यदि कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो उनको भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टर्नओवर मीटर नहीं करेगा। नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, तो नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों का सेक्शन एक ही है, सारे प्रोविजन हम एक साथ देख लेंगे। तो चाहे वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या चाहे नॉन रेसिडेंट हो, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग होते हैं, और दोनों को ही बिना टर्नओवर देखे हुए जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है। यदि कोई सेक्शन 51 के हैं जो टीडीएस वाले कॉन्सेप्ट हैं, पर्सन वो आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, मतलब टीडीएस वाले जो सेक्शन है वहाँ उनको कुछ और नहीं देखना है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही 7th पॉइंट है कि पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन एज ए एजेंट, जो एजेंट कैटेगरी में है, हम किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे गुड को बेचना चाह रहे हैं, कंसाइनर कंसाइनी का केस बोल सकते हो आप, तो उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। कोई आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, हम सेक्शन 21 और 2021 में आईटीसी में पढ़े हुए थे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, तो उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक पर्सन हुज गुड सप्लाई और बोथ अदर देन सप्लाई अंडर 5, इनको छोड़कर कुछ और भी ई कॉमर्स वाले हैं, ये पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर थे और यहाँ किसी अदर कैटेगरी के ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, इन सेक्शन को छोड़कर, जहाँ 52 टीसीएस का प्रोविज़न अप्लाई है, उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। और इन दोनों को छोड़कर कोई और भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सकते हैं जो न तो 9(5) में आ रहा हो और न ही वो 52 में आ रहा हो। इन दोनों को छोड़कर किसी और तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो उनको भी कंपलसरी, इन तीनों पॉइंट को हम रहते एक ही साथ लिख देते, कोई भी ई कॉमर्स हो चाहे जैसे मर्जी हो, तो उनको हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंसीडर कर लेंगे। तो एक जगह टीडीएस काटना जाता है, एक जगह टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी पर्सन इन दोनों डिफिनीशन को से बाहर अपने आप को करने का कोशिश करेगा उसको यहाँ कवर कर लिया जाएगा कि कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, चाहे कोई भी चैनल माध्यम से हो, जिनका स्कोप कुछ भी हो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। एनी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस,
इस तरह का यदि आप करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, कंपलसरी है आपको। तो ये 11th पॉइंट तक आ गया। और 12th पॉइंट में दे रहा है कि गवर्नमेंट को यदि और लगता है तो जीएसटी के रिकमेंडेशन के, काउंसिल के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो और भी पर्सन को कंपलसरी नोटिफाई द्वारा कर सकता है। तो बेसिकली 11 पॉइंट है और 12 पॉइंट में गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखा है कि हमें कभी नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद हम नोटिस निकाल देंगे। तो ये जो लाइन देखेंगे ये सारे एक्ट के लाइन है, इसमें हमारा लाइन कुछ नहीं है, मेरे लैंग्वेज नहीं है, ये डायरेक्टली सीजीएसटी एक्ट जो अपडेटेड एक्ट है, किस डेट का रिलीज, 1 जनवरी 2022 का रिलीज है ये, और उनके ये एक्ट है। तो मैं तो आपको डायरेक्टली बोलूँगा कि एक्ट का लैंग्वेज आप यदि लिखोगे तो आपको हाईएस्ट 5 में से 5 नंबर जाएगा, और बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल, पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजी तरीके से इनको लिखा गया है। आप बार बार लिख कर देखेंगे तो 5 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बेस। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन मैं सेक्शन 25 को मैं बोलता हूँ। सेक्शन 22, 23, 24 ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कहाँ लेवल है कहाँ लेवल नहीं है पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इन तीनों सेक्शन में मेनली जो ध्यान देने वाली बात है उसको सेक्शन 25 में पॉइंट वाइज बना करके दिया हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो इन बातों का ख्याल रखोगे और इस तरह से इनका जो प्रोविजंस है वो पूरा किए जाने चाहिए, होने चाहिए। तो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन यही है कि जो मिसलेनियस पॉइंट है, जिन बातों को ध्यान रखेंगे उसके बारे में सेक्शन 25 बताता है। जैसा आपका एडमिट कार्ड आता है एग्ज़ाम का, तो जो डेट को जो एग्ज़ाम देना है, टाइम टेबल है, वो ऊपर में रहता है, नीचे में रहता है कुछ नोट्स, इन चीज़ को फॉलो करने, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं या हमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन देना है, इसका ख्याल रखना है। तो सेक्शन 25 जो है वो रजिस्ट्रेशन टॉपिक का, जो सेक्शन 22, 23, 24 का टॉपिक है, उनका ख्याल रखने वाला बात यहाँ कहा गया है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 पे चलते हैं, सॉरी सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 पे चलते हैं। पहले 1 को क्लियर करते हैं। कह रहा कि एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, चाहे वो रजिस्ट्रेशन 22 में लेगा या 24 में लेगा, shall apply for the registration in every such state or UT in he is also liable to within 30 days। बार बार हम कहते हैं ना कि 30 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए। ये एग्जैक्टली लिखा कहाँ है? तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जिस दिन आपकी लिमिट पूरा हो जाती है या पूरा कर लेते हैं तो विद इन 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। ये लिखा हुआ है सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइडेड दैट a casual taxable person or non-resident taxable person shall apply for registration at least 5 days, याद रखना आप, प्रायर, जब आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा फिर 5 दिन के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल केस में क्या, ये किसके लिए है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए है 5 दिन का। बाकी लोगों के लिए जब आपका लिमिट टच हो जाता है सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, तो
विद इन 30 डेज, उस डेज से 30 दिन के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। प्रोवाइडेड, फिर जैसे जैसे रूल्स बढ़ते जाएंगे ये एक्ट में स्टेप्स बढ़ते चले जाते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन हैविंग ए यूनिट एज डिफाइंड द स्पेसिफिक इकोनॉमी जोन, SEZ की बात कर रहा है। डेवलपर्स शैल हैव टू अप्लाई फॉर द सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मतलब आप नोएडा, ये इतना बड़ा यूपी है, इसमें एक नोएडा में SEZ है, तो एक रजिस्ट्रेशन तो आपका नोएडा का हो जाएगा GST नंबर, और SEZ के अंदर यदि कोई बिजनेस है आपका और रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो इन दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्टली सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए SEZ के केस में। तो ये अदर फर्दर डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के पार्ट में लिखा हुआ है। फिर से एक्सप्लेन किया इन्होंने कि एवरी पर्सन हु मेक्स ए सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द इंडिया shall obtain registration in coastal state or territory, union territory where nearest point appropriate baseline। आप यदि टेरिटोरियल वाटर में हो, समुद्र के किनारे कुछ एरिया बना हुआ है जहां आपका नियरेस्ट पड़ता है, चाहे वो कोस्टल स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ का आप रजिस्ट्रेशन प्लेस का दिखा सकते हैं। ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 का। आइए 2 में देखते हैं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है कि ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड ए सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट और यूटी। क्या कह रहा है कि एक स्टेट के अंदर या एक यूटी के अंदर आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ग्रांट किए जाएंगे। फिर से लाइन आ गया अमेंडेड का, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट और यूटी मे बी ग्रांटेड एज सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। यदि आपके दिल्ली में 4-5 ब्रांच हैं तो आप अलग अलग प्लेस पे आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ये आपको फर्दर प्रोवाइड किया गया। पहले क्या बोला गया? आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम चलाना होगा, और ये एक्ट का लाइन है, इसमें कोई मेरा लाइन नहीं है, प्योर ये एक्ट आप देखेंगे डाउनलोड करके तो नोट्स के अंदर, तो सारे ये एक्ट के लैंग्वेज है। तो सेक्शन 25 सब सेक्शन में 2 में क्या गया है? सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा स्टेट या यूटी में, लेकिन फर्दर प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट और यूटी मे बी ग्रांटेड, उनको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन हर प्लेस ऑफ बिजनेस में दिया जा सकता है यदि काउंसिल और जीएसटी में जब आप अप्लाई करते हो तो उनके आधार पर। थर्ड क्या किया गया है? सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, यदि आप लिमिट को क्रॉस नहीं करते हो, 20 लाख 10 लाख का जो लिमिट है, फिर भी आप अपने आप को एज ए वॉलेंट्री रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी जो कॉन्सेप्ट है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया और मन कर रहा है आज से जीएसटी नंबर ले लें, तो आप सेक्शन 22 और 24 को नहीं फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आप सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसके बेस पर बिजनेस कर सकते हैं। आइए 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, एक से ज्यादा, whether in one state or UT और more than one state और UT, यहाँ डायरेक्टली बोला गया है कि यदि आपके पास 4-5 जीएसटी नंबर है तो हर जीएसटी नंबर को एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, मतलब लायबिलिटी पर्सन की अलग अलग क्रिएट की जाएगी। आप जीएसटी नंबर 1 है, कोई दूसरा बंदा जीएसटी नंबर 2 को टैकल कर रहा है,
आपकी लायबिलिटी अलग होगी, दूसरे बंदे की अलग होगी। जितने जीएसटी नंबर होंगे उतने लायबिलिटी अलग अलग होंगे। यदि आप ही सब जगह हैं तो सब, लेकिन आपको जो दिया जाएगा या लेवल होंगे वो पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के बेस पे होंगे, पैन नंबर के बेस पे नहीं होंगे। लेकिन साथ में यहाँ तो क्या बोल दिया, ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट, लेकिन दोनों सेम है। 25(5) क्या है, सब कुछ सेम है। जहां एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है कि उस एस्टेब्लिशमेंट को, यदि अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट हैं आपके, तो उसको ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट। पहले में पर्सन और दूसरे में प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है। आइए सेक्शन 25 सबसेक्शन 6, इसको मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, सिंपल है। पैन नंबर आप देते हैं, कोई भी केस में आपको पैन नंबर देना है पर्सन का, और पैन नंबर का एक ना एक वेरिफिकेशन पर्सन होना चाहिए। यदि वेरीफाइड पैन नंबर नहीं होता है, पैन नंबर दे दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब उसके प्रमोटर होते हैं, ऑनर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनका ऑथेंटिकेट मांगता है कि ये सही है या गलत है, तो आपको आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो वही लिखा हुआ है बार बार, अलग अलग 6A में भी लिखा हुआ है ऐसे ही, और आगे पढ़ेंगे तो B और C में भी लिखा हुआ है कि आधार का ओटीपी वेरिफिकेशन, जो ऑनर होगा उनका आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए। और D में भी लिखा हुआ है सेम लाइन। और D में क्या लिखा हुआ है उनको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि जो ABC है उन्हीं के बारे में बोल रहा है। यदि ABC में आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं, नॉट अप्लाई टू द सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी स्टेट और यूटी और पार्ट देयर ऑफ एज द गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, ये याद रखना हमेशा, जब भी गवर्नमेंट चाहेगी, बिना रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नहीं चाहेगी। तो ये दोनों लाइन एक साथ होगा, गवर्नमेंट में जहां होगा वहां आप एडिशनल लाइन दे सकते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन। क्या कर सकती है, फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन एक्सप्लेनेशन आधार नंबर shall have the same meaning as assigned clause A section 2। ये आधार नंबर के बारे में बात कर रहा है। आप सिंपल सा ये लाइन डिसाइड कर लेना, देख लेना कि यदि आधार का वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक पैन नंबर, बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई पर्सन उनके ऑनर होंगे, कोई ना कोई पर्सन उनके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, तो उनका आधार का ऑथेंटिकेशन होता है। तो हम आधार को ऑथेंटिकेट करेंगे। यदि कहीं नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन द्वारा बता सकता है कि आप इस केस में ऐसे कर लो। लेकिन हमें आधार को वेरीफाई करवाना जरूरी है। यदि आधार वेरीफाई नहीं करेंगे आपका जीएसटी नंबर नहीं आएगा। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए गवर्नमेंट को। अब आप आते हैं सेक्शन 25 सबसेक्शन 7 पे। इन्होंने डायरेक्टली बोला कि सबसेक्शन 6 में जो वेरिफिकेशन है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1 ऑन द बेसिस ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट। अब जो नॉन रेसिडेंट है उनके पास पैन नंबर होना नहीं है, तो किसी और डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट बेस पे इनको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का, तो अदर डॉक्यूमेंट के बेस पे उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 8 क्या कहता है, इनको देख लो। वेदर ए पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। हम हर तरह से तैयार हो गए कि हमें रजिस्ट्रेशन लेना है और हम नहीं ले पाए, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको रजिस्ट्रेशन दे सकता है। यदि कुछ कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा सकता है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 को देख रहे हैं हम, जहां लिखा हुआ है अलग अलग जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है
एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN ऑर्गेनाइजेशन और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाई अंडर UN, इनको भी हम UN नंबर इशू करते हैं। वहीं लिखा हुआ है नोटिफाई बाय द कमिश्नर शैल बी ग्रांटेड UN नंबर। बार बार यही बात किया गया है कि UN नंबर भी दिया जाएगा। एक नॉन रेसिडेंट को अलग से दिया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट के बेस पर, क्योंकि उनके पास पैन नंबर नहीं है। अब जो ये UN नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी UN नंबर अलॉट किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा। अब सेक्शन 25 सबसेक्शन 10 क्या कहता है? कह रहा है रजिस्ट्रेशन और UN नंबर, या तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या UN नंबर, शैल बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। वेरीफाई किया जाएगा, या तो उसको गारंटेड दे दिया जाएगा या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो GST का नंबर हो चाहे वो UN नंबर हो। नेक्स्ट 25(11) में सब कुछ सही होता है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड फ्रॉम फॉर्म एंड विद इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एज में प्रेस्क्राइब्ड। आपने जिस डेट को अप्लाई किया है, जिस डेट को आपको अप्रूवल मिलता है, उस डेट से आपका GST सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। और सेक्शन 25 सबसेक्शन 12 जो कि लास्ट है रूल्स रेगुलेशन में, इन्होंने यही बोला कि चाहे वो GST नंबर हो या फिर UN नंबर हो, शैल बी डीम्ड टू हैव ग्रांटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। यदि आपका पीरियड मान लो 3 महीने के लिए मिला है तो ये आपको दोबारा से दिया जाएगा। शैल बी डीम्ड टू बी हैव ग्रांटेड आफ्टर एक्सपायरी, ग्रांट किया जाएगा एक्सपायर्ड होने के बाद। तो यही बेसिकली आपके पॉइंट्स थे। और ये सेक्शन 25 हम लोग बोलते भी हैं कि जो सेक्शन 22, 23, 24 है, कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है और कौन रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है और किसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ जनरल रूल्स हैं। उस रूल्स को एज ए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के अंदर बताया गया है कि कितने दिन में लेना है। 30 दिन का टाइम दिया गया NR के लिए, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए 5 डेज बिफोर का टाइम दिया गया कि जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करना है उससे 5 दिन। ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। जिनके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, उनको ऑथेंटिकेट करने की बात कहा गया है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की बात कहा गया है, UN नंबर की बात कहा गया है, और NR को अदर डॉक्यूमेंट पे भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उनके लिए बात कहा गया है। और आधार का वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनके बारे में बात कहा गया है। तो ये जो मोटा मोटा देख लें कि क्या क्या जनरल रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो सेक्शन 25 में डीपली बताया हुआ है कि ये पॉइंट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ये 5 डेज वाला और 30 डेज वाला तो आता ही आता है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के आपके सेक्शन पूछ लेंगे, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में ऑब्जेक्टिव में दे देंगे आपको। तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है जहां लिमिट आपका नहीं भी टच हो रहा है, चाहे आप सेक्शन 22 और 24 में लेवल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन अपने आप को, आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आज से GST नंबर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि सेक्शन 25 और सबसेक्शन 3 हमें अलाउ करता है कि हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो इन रूल्स के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं सेक्शन 26। 25 क्या था? 25 हमारा था कि जनरल जो रूल्स होते हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके बारे में, कि जो 22, 23, 24 के अंदर में रजिस्ट्रेशन किसको ज़रूरी है लेना, किसको ज़रूरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और किस पर्सन के पास कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेना ज़रूरी है, उनके बारे में ये था। 25 हम लोग देखते थे कि ये जो रजिस्ट्रेशन के नॉर्मल ऑर्डिनरी रूल्स हैं, उस रूल को किस तरह से लिखा गया है, जिनको हम प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं।
अब आया कॉन्सेप्ट 26 सेक्शन में क्या है कि डिम्ड रजिस्ट्रेशन। तो डिम्ड रजिस्ट्रेशन क्या है, तो ये बेसिकली केवल एक सेक्शन की बात का है कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 10, इनके अंदर एक वर्ड था, बस एक लाइन का सेक्शन था, जिनको डायरेक्टली 26 में एक्सप्लेन कर दिया है, डिम्ड मान लिया जाएगा इन रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्या था वहाँ डिम्ड रजिस्ट्रेशन, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 25(10) में। सेक्शन 25(10) में था कि द रजिस्ट्रेशन, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या फिर यूएन नंबर हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईएन नंबर, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर हो चाहे यूआईएन नंबर हो, शैल बी ग्रांटेड, शैल बी ग्रांटेड, ये मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, और रिजेक्टेड, एक बार बोल रहा है ग्रांटेड के बारे में, या फिर रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, in such manner and within such period may be prescribed। ये लाइन था कौन सा सेक्शन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 10 में। कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, यूआईएन नंबर या तो ग्रांटेड कर दिया जाएगा या फिर रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो डिम्ड रजिस्ट्रेशन, यदि आपको किसको मानेंगे कि जो टाइम पीरियड दिया गया कि आपका 3 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा या यूएन नंबर आ जाएगा, यदि नहीं आता है तो आप क्या मानोगे कि एक्सेप्ट हो गया, और यदि ये आ जाता है कि रिजेक्ट के लिए हो गया तो आप मानोगे रिजेक्ट हो गया। तो 2 केस यही हैं सेक्शन 26 के, केवल 2 केसेस हैं, सबसेक्शन 1 26 में 1 और सबसेक्शन 2। 1 कहता है कि यदि एक्सेप्ट हो जाता है, नहीं आता है आपका, तो उसको हम अलाउ कर लेंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो चाहे वो यूआईएन नंबर हो। यदि एप्लीकेशन दिया गया है और अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, जो भी टाइम फ्रेम था उसका इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम मान लेंगे कि हमें डिम्ड रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सेम ऐसे ही सेक्शन 25 सबसेक्शन 10 में यदि वो वही सेम लाइन रजिस्ट्रेशन हो या फिर यूआईएन नंबर हो और उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, shall be deemed to be rejected of application registration। यदि वो ऊपर का पार्ट नहीं है और अलग केस है, तो एक बार हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कब मान लेंगे है और कब मान लेंगे हम रिजेक्ट हो गया है, उनके ऊपर ये केस बना हुआ है। तो सेक्शन 26 कुछ नहीं है, 25 सबसेक्शन 10 का ही एक्सटेंड करके रूप दिया हुआ है कि किस कंडीशन में आप मान लोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है या किस केस में आप मान लोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बस उनके बारे में ये डिटेल्स हैं 26 में। अब बहुत टाइम से हम बात कर रहे थे आपसे कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों के लिए एक ही प्रोविजन है सेक्शन 27 में। नॉन रेसिडेंट पर्सन आपको पहले से क्लियर है कि जो बाहर से बंदा है और आके बिजनेस कोई कर रहा है इंडिया के अंदर, तो हम नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कहीं चला गया, कैंप वगैरह लगता है और आप चले जाते हो, वहाँ जाके चाहते हो अपना स्टॉल लगाओ और कुछ सामान बेचूं 5-7 दिन और फिर निकल जाओ, मतलब ओकेजनली जाना चाहता है,
तो उनके केस में हम लोगों ने एक और भी प्रोविज़न देखा था कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में कि ये दोनों पर्सन यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले 5 दिन पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके 5 दिन के बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मतलब बिजनेस कमेंसमेंट से पहले 5 दिन पहले 5 डेज पहले आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और एक दूसरा इंटरेस्टिंग और है, मान के चलो कोई बाहर से बंदा आया इंडिया में, बिजनेस किया, चला गया और पता चला उसका ड्यू डेट आ रहा है 1 महीना के बाद, क्योंकि हम लोग 1 महीने तक सेल करते हैं तो 20 तारीख को ड्यू डेट आता है कि 20 तारीख को आपको 3B फाइल करना है। तो उस टाइम तो वो मिलेगा नहीं, चला गया रहेगा इंडिया से बाहर, तो टैक्स कैसे लेंगे। तो इनका कहना है कि सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, तो आप एक एस्टिमेट बना लो कि हमारा 5 लाख का टर्नओवर होने वाला है या 2 लाख का टर्नओवर होने वाला है, या इस 5 लाख पे पहले आप टैक्स एस्टिमेट करो कि 90,000 टैक्स बनता है। तो इस टैक्स को पहले जमा करवाओ, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। ये कब जमा करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेने से पहले। रजिस्ट्रेशन कब लेना है? बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले। हाँ, यहाँ लोग धांधली कर लेते हैं कि उनको माइंड में होता है बिजनेस 10 लाख का चलने वाला है, वो करवाते हैं हमारा बिजनेस 2 लाख का है। तो जब आपको लगता है कि बिजनेस ज़्यादा चलेगा तो आप उस एजम्पशन बेस पे आप कम पैसे में दे के, एडवांस टैक्स दे के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है तो बाद में इनका कहना है कि आप दोगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल 3 महीने के लिए मिलने वाला है, 3 मंथ 90 डेज। अब 3 महीने में आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपको और अप्रूवल लेके और 3 महीने बढ़ा सकते हैं। और जो रिटर्न फाइलिंग करना है तो वही मंथली बेस पे कि 1 महीना किए अगले महीने के 20 तारीख को, फिर 1 महीने किए अगले महीने के 20 तारीख को। लेकिन जब परमानेंटली जा रहे हैं तो जिस डेट को एंड हो रहा है उसके 7 दिन के अंदर में सारा हिसाब किताब दे के जाना पड़ता है। और जो भी एस्टिमेट करने के जितना आपने कम टैक्स पे किया है उतना का कैलकुलेशन करके आप गवर्नमेंट को पे करके जाएंगे। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है जो हम समराइज में आपको बता देते हैं कि एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है और नॉन रेसिडेंट कौन होता है और क्या क्या इनके रूल्स है। तो यदि ये कहानी आराम से समझ लोगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट और पढ़ने में और समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा, टफ नहीं लगेगा आपको। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है कभी कभी जाके इंस्टॉल लगा देते हैं। जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो दिल्ली में, आपका कोई भी बिजनेस मुंबई में नहीं है, लेकिन आपको लगा कि एक फंक्शन चल रहा है उसमें यदि जाएंगे तो हमारे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, तो हम जाते हैं और इंस्टॉल लगा लेते हैं 5-7 दिनों के लिए। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फिर हम आप वहाँ जा पाएंगे। तो जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ नहीं है तो जनरली क्या होगा कि रेगुलर टैक्स पेयर में आ नहीं सकता है, तो उनको किससे काम चलाना पड़ेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और परमानेंट भी नहीं लेना है क्योंकि 7 दिन के बाद फिर से दिल्ली वापस आ जाना है, तो हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो ऐसे ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 3-4 महीने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनको हम सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग देखते हैं। और इनका रिटर्न भी अलग से जाता है या फिर सब सारा सिस्टम प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हम देखते चल रहे हैं कि इनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है। एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इसको। अब कोई आया अप्रैल में, वो 2 महीना इंडिया रख के चला गया परमानेंटली, गवर्नमेंट उसको ढूंढ के लाएगी क्या? संभव ही नहीं है कि आप इनको बाहर से लेके आओ और इनसे एनुअल रिटर्न फाइल करवा लो। तो इन पर्सन को छूट दिया हुआ है कि एनुअल रिटर्न फाइल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। किनको? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो आइए, और लॉ में क्या लिखा हुआ है उनको हम बारीकी से देखते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये एक्ट का लाइन है। तो एक्ट का लाइन क्या कहता है? सेक्शन 27 सबसेक्शन 1,
सेक्शन 27 यहाँ भी लिखते चलते हैं। सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, पहले उनको फोकस करते हैं। कराए द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू द कैजुअल taxable person or a non-resident taxable shall be valid for the period specified in the application for the registration in 90 days from the effect date of the registration, whichever is earlier, and such person shall make taxable supply only after the issuance of certificate of registration, provided that the proper officer may on certificate sufficient cause shown as said taxable extent extend the same said period of 90 days as a further not exceeding 90 days। वही बात बताया गया आपको कि ये बिजनेस कब करेगा, जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तब। और सर्टिफिकेट कब आएगा, बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले। यहां से आप 90 दिन के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ये। और यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई करता है तो और 90 डेज के लिए मैक्सिमम अप टू 90 डेज आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 90 और 90 180 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो आपसे बोला जाए कि कितने दिन के लिए होता है, 90 दिन के लिए। वो प्रॉपर ऑफिसर का मन है, वो एग्री नहीं करते हैं कि आपकी ज़रूरत है इसको, तो मना कर देगा। और 180 दिन से तो ज़्यादा ऐसे भी नहीं ले सकते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोविज़न है जो कि 27 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। आइए देखते हैं सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 में क्या कहता है। करे एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेल एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 125 में जो बताया था आपको कि आप सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी को इवेल्युएट करेंगे, टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, और 5 दिन पहले, क्योंकि ये जो सेक्शन है सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 वो 5 डेज का टाइम देता है आपको कि बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन उसी टाइम मिलेगा जब आप एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को पे कर देते हो। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी एक्सटेंशन ऑफ द टाइम इज सॉट अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 such taxable person shall deposit on the additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which extension is sought। यदि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं तो आप फिर से कैलकुलेट करके टैक्स का जमा करेंगे। उसके बाद फर्दर 90 डेज के लिए, ये सबसेक्शन 1 सेक्शन 27 के बारे में बता रहा है कि जो 90 दिन का कॉन्सेप्ट है और टाइम अप्लाई कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, तो एस्टिमेट बेस पे दोबारा आपको टैक्स पहले जमा करना पड़ेगा, तब आपका बढ़ सकता है। तो हम 2 में भी वही देखें कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 डेज वाला कॉन्सेप्ट कि पहले टैक्स की लायबिलिटी पे करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 को देखते हैं जो कि 1 लाइन का है कि द अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 2 shall be credited to electronic cash ledger of such person and shall be utilized in the manner of provision ये सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स करा। जो आप टैक्स का पेमेंट करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा और उसका जो हिसाब किताब है, जब आप मंथली रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे तो वहाँ वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। तो कितने अमाउंट हो गए, कितने सेक्शन सबसेक्शन हो गए, सबसेक्शन 1 2 3। तो 3 में क्या था, बस यही लाइन कि 3 में ये था कि जो आप टैक्स का पेमेंट एडवांस में दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा और जब भी आपको पेमेंट ऑफ टैक्स का जो प्रोविज़न है वहाँ वो सेटलमेंट
हो जाएगा। तो इस तरह का लाइन दिया हुआ है सबसेक्शन 3 में, और इसके बाद कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो सबसेक्शन कितने हैं? 1, 2, 3। 1 में 90 दिन और 90 दिन 180 दिन की बात कहा गया है, और सबसेक्शन 2 में 5 डेज और एडवांस में टैक्स जमा करना है, और जो टैक्स जमा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 कहता है। उसके बाद आपका ये सेक्शन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनका ये कंप्लीट होता है। आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 28, और 28 में दिया हुआ है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका है उसका अमेंडमेंट किस तरह से हो सकता है उनके बारे में ये प्रोविज़न है। तो आइए टू द पॉइंट बात करते हैं कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है उनको। यही 3 पॉइंट हैं आपके पास सेक्शन 28 के। तो सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 है। क्या कह रहा है सबसेक्शन 1 कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड ए पर्सन टू हुम ए UIN नंबर has been assigned shall inform the proper officer of any changes in the information furnished at the time of the registration or subsequent। एक बार रजिस्ट्रेशन करने टाइम में या उसके बाद भी आपको मन करता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जब डालते हैं तो ये चला जाता है एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास, और उस तरह से टाइम पीरियड फ्रेम होता है 2-4 दिन में अपडेट। अब तो हैंड टू हैंड अपडेट हो जाता है यदि आप अमेंड करना चाहते हैं तो। लेकिन ये आपको व्यवस्था दिया गया है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपको चेंज करने का राइट देता है, आप आराम से कर सकते हैं। वो GST नंबर में भी, और जिनको UIN नंबर है उनका भी चेंजेस हो जाता है। आइए सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कड़ा प्रॉपर ऑफिसर का पावर दे दिया कि प्रॉपर ऑफिसर में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 और ascertained by him अप्रूव और रिजेक्ट। आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको ये एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे या तो अप्रूवल देगा या रिजेक्ट करेगा, और एक टाइम लिमिट के अंदर में करेगा, जो भी टाइम लिमिट दिया गया है। कभी कभी होता है हम एड्रेस चेंज करते हैं और पता चला कुछ और लगा दिए, तो वहाँ जो देखने वाला बंदा है वो देख के रिजेक्ट कर देगा आपका कि ये चीज़ एड्रेस चेंज नहीं हुआ, और इनका टाइम लिमिट बहुत कम टाइम का होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 2-4-5 दिन, मैक्सिमम 2-4 दिन में चेंज हो जाता है। Provided that the approval of the proper officer shall not be required in respect of amendment of such particular may be prescribed। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ प्रॉपर ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है, जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आपके पास OTP आता है, ऑलरेडी वेरीफाई हो जाता है, तो हैंड टू हैंड हो जाता है, वहाँ ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं होती है। Provided further that the proper officer shall not reject the application of amendment in the registration particular without giving the person true opportunity। इंडिया में तो आप समझ लो कि बिना आपकी सुनवाई का, सुने बिना कोई भी रूल नहीं है। उनको यदि कोई चीज़ नहीं पसंद आ रहा है, आप बोल रहे हैं, आप रेंट एग्रीमेंट दे देते हैं, तो बोलता है यहाँ ये दिक्कत है, इसको आप क्लियर करो तब हम इसको चेंज करेंगे। डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता ये रेंट एग्रीमेंट गलत है। तो इस तरह से एक प्रावधान बनाया गया है। आइए लास्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 3 अमेंडमेंट का, कि एनी रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और UT Goods and Service Tax Act, as the case may be, shall be deemed to the rejection or approval under the Act। करें किसी तरह का रिजेक्शन या अप्रूवल होता है अमेंडमेंट में, तो मान लिया जाएगा कि दोनों ही एक्ट में, यदि एक एक्ट में आपके पास कौन कौन सा एक्ट है, IGST एक्ट है,
आपके पास CGST एक्ट है, आपके पास SGST एक्ट है, UTGST एक्ट है। तो एक एक्ट में आपने चेंज किया तो ये मान लिया जाएगा जो बाकी और एक्ट है, यदि एक एक्ट में अप्रूवल मिला तो सब एक्ट में अप्रूव्ड है, यदि एक एक्ट में रिजेक्शन मिला तो बाकी के एक्ट में भी रिजेक्शन मान लिया जाएगा। आपको मानना, डीम्ड टू बी, मानना पड़ेगा। तो ये हमारा था सेक्शन 28 अमेंडमेंट अंडर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सेक्शन है 29 कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि किस कंडीशन में आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। दो चीज़ होता है, कभी कभी मेरा मन होता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कैंसिल कर दूंगा, करवाना चाह रहा हूँ, और कभी कभी होता है कि मैं गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न टाइम से नहीं भर रहा हूँ, लापरवाही कर रहा हूँ, तो प्रॉपर ऑफिसर हमारी रिटर्न को मतलब रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बारीकी से निकलते हैं। सेक्शन 26 इम्पोर्टेंट नहीं है, 27 बहुत इम्पोर्टेंट है, 28 इम्पोर्टेंट नहीं है, 29 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको 29 ढंग से पढ़ना है कि किस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, चाहे मैं कैंसिल करता हूं या फिर एक प्रॉपर ऑफिसर जो गवर्नमेंट के साइड से हैं वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं। तो आइए एक्ट के लैंग्वेज को देखते हैं और एक्ट के लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है उनको हम पढ़ के समझने का ट्राई करते हैं आपके साथ में। सेक्शन 29 सबसेक्शन A1 क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C कह रहा है, 1 में कह रहा है, पहले 1 समझिए, प्रॉपर ऑफिसर में, ये मेरा नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर चाह रहा है, क्या चाह रहा है, कह रहा है एप्लीकेशन फाइल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इन केस ऑफ डेथ of such person, cancel the registration in such manner and within such period as may be prescribed, having regard to the circumstances fair, कंडीशन दे दिया और डेथ का सिचुएशन है, वहाँ प्रॉपर ऑफिसर को डिसीजन लेना है, चाहे आप क्या एप्लीकेशन फाइल करो या फिर जो पर्सन डेथ हुआ है उनका कोई लीगल एडवाइज़र है तो लीगल एडवाइज़र रिप्रेजेंटेटिव डेथ के केस में होगा या फिर नॉर्मल केस में आप हो। दोनों ही केस में एप्लीकेशन जब आप फाइल करोगे तो प्रॉपर ऑफिसर डिसीजन लेगा, क्या क्या डिसीजन लेगा और कब कब किस सिचुएशन में देखना होगा। करेक्ट ए पर क्लॉज ए में business has been discontinued, transferred fully for any reason, including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, डिमर्ज हो गया या डिस्पोज ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन में आप एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हो। या तो बिजनेस बंद हो जाए या फिर बिजनेस का कोई अस्तित्व ही नहीं रहे, जो चला रहा था वो एक्सपायर हो गया, जो बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में था वो एक्सपायर हो गया, जो कंपनी में था वो किसी दूसरे कंपनी के साथ मर गया, अपना लीगल एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं रहा। तो जब बिजनेस का समापन हो, डिसकंटिन्यू हो या ख़त्म हो, उस कंडीशन में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे कैंसिलेशन का और प्रॉपर ऑफिसर चेक करके आपको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा कह रहा है कि इफ एनी अदर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस,
बी पार्ट कह रहा है कि कोई हमारे बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करते हैं तो हम अपना जीएसटी कैंसिल करवा सकते हैं। और तीसरा है कि द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 इंटेंट ऑफ टू। यहां ध्यान देना है कि उन्होंने जोश में आके क्या किया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था। हमारे पास लायबिलिटी नहीं था, पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन का सिचुएशन नहीं था, सेक्शन 22 नहीं था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। हम जोश में आके सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिए थे। तो हमारे पास भी एक राइट है सी क्लॉज में कि हम कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का करवा सकते हैं। तो ये 3 सिचुएशन है। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग pendency of the proceedings related to cancellation of the registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner may be prescribed। कि जो आप थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है और इसको मना भी कर सकता है। सारा राइट किसके पास है? प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है। और रिक्वेस्ट किसके तरफ से गया है? मेरे तरफ से गया है। हम टैक्सेबल पर्सन थे, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट गया है। चाहे डेथ का केस हो, चाहे बिजनेस को चेंज होने का केस हो, बिजनेस का बंद होने का केस, बिजनेस का चेंज होने का केस, या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, इन तीनों में एक रजिस्टर्ड पर्सन या डेथ के केस में लीगल हायर की तरफ से गया है प्रपोजल कि हम बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन आप क्या करो, कैंसिल कर दो। अब आ जाओ सेक्शन 29 सबसेक्शन 2। करा एक प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेस्टोरेटिव डेट एज मे डिम्ड फिट वेयर। कब करेगा ये कह रहा है कि आपकी सुनवाई नहीं किया जाएगा। एक प्रॉपर ऑफिसर है वो कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन को। आपको बताया था कि एक बार जो रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, उनका मन करता है हम कैंसिल करवा लें, और दूसरा मन करेगा प्रॉपर ऑफिसर। जब आप रूल नहीं तोड़ोगे, रूल तोड़ते जाओगे, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अब देखिए क्लॉज ए में क्या है, सबसेक्शन 2 में, कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज contravenes such provision of the act or rule made thereunder may be prescribed। हम अपने रूल को तोड़ रहे हैं तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। बी में देखिए क्या है, कराए ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम has not filed या furnished return for 3 subsequent tax period। तो कितने दिन में ये टैक्स का पेमेंट करता है? एक क्वार्टरली करता है। तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, मतलब 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 9 महीने तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो जो कंपोजिशन डीलर है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर कर देगा। आइए सी में देखते हैं क्या लाइन है, कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, मतलब सेक्शन 10 को छोड़कर, मतलब नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहा है ये, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा है ये। क्या कर रहा है? हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो नॉर्मल पर्सन कब रिटर्न फाइल करता है? मंथली करता है 3B। तो लगातार 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा, 6 मंथ तक, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इजी है। सबसे पहले क्या था? रूल को तोड़ेगा,
कैंसिल हो जाएगा। कंपोजिशन वाले हैं तो 3 क्वार्टरली नहीं फाइल करेगा, कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है तो लगातार 6 महीने तक नहीं फाइल करेगा, कैंसिल हो जाएगा। और डी क्या कहता है कि ए पर्सन who has taken the voluntary registration under section 25 subsection 3 has not commenced business within 6 months। आपने जोश में आके बिजनेस स्टार्ट किया और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया और लगातार 6 महीने तक बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात है। तो फर्स्ट क्या था, रूल को तोड़ेंगे। सेकेंड क्या था, कंपोजिशन स्कीम। थर्ड क्या था, नॉर्मल पर्सन होगा तो 6 महीने तक, और उसके बाद वॉलंटरी वाला होगा तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा तो 6 महीने तक। और ई पॉइंट कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ फ्रॉड। आप किसी तरह का मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, सस्पेंशन ऑफ फैक्ट, फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका रजिस्ट्रेशन कोई लेता है। बहुत सारे लोग मार्केट में चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन ले लिए, कुछ क्रेडिट इधर से उधर हो जाए, उधर से उधर हो जाए। यदि पाए जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट हैं जब एक प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। बड़ा क्वेश्चन होगा कैंसिल कब हो सकता है, तो दोनों पार्टी का बताएंगे। और छोटा क्वेश्चन भी दे सकता है प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल कर देगा, तो 5 पॉइंट है। जब आप रूल्स को तोड़ोगे, जब आप कंपोजिशन डीलर वाले होगो 3 क्वार्टर, जब आप रेगुलर वाले होगे तो लगातार 6 महीने तक, जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होगे तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे 6 महीने तक तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यदि आप फ्रॉड करते हो, मिस स्टेटमेंट देते हो तो उस कंडीशन में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन, प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विद इन गिवन द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी। बस एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है इंडिया में कि बिना आपको सुनने का मौका दिए हुए प्रॉपर ऑफिसर डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेगा। इसलिए नोटिस आता है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं फाइल कर रहे हो, हम आपका कैंसिल कर देंगे, धमकी समझ लो आप उनको। तो आपको सुनने का मौका दिया जा रहा है प्रॉपर ऑफिसर के बाद। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी एंड प्रोसीडिंग रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर द पीरियड विच मैनर में बी प्रेस्क्राइब्ड। आपका कैंसिल नहीं करेगा, कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर को सस्पेंड भी कर सकता है कि चलो आपका सस्पेंशन हो गया है। तो मेनली हम लोगों ने 2 लाइन देखा कि फर्स्ट वाला लाइन जो था सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 जो था, एक टैक्स पेयर खुद करवाना चाह रहा है, और दूसरा लाइन देखा हमने कि जो टैक्स ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, डिपार्टमेंट है, वो आपको फोर्स कर रही है कि हम आपका रजिस्ट्रेशन इस सिचुएशन में कैंसिल कर देंगे। तो आइए सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज। कह रहा है किसी तरह का आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा होगा तो आपको तो पे करना ही करना है, हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो पहले कैंसिलेशन से पहले सारा पैसा आपको जमा करवा लिया जाएगा, उसके बाद आपका कैंसिल किया जाएगा। तो जो भी टैक्स का अमाउंट बचा खुचा है या जो प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करता है कि इतने में सेटलमेंट हो जाएगा, खत्म करो बात को, तो उतने पैसे में आप खत्म करोगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होगा। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है। आइए सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कहता है द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और यूटी एक्ट
एज द केस में बी सेल डीम्ड कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन अदर एक्ट। मतलब एक यदि SGST में कैंसिल हो गया तो हम मान लेंगे कि ये UT GST में भी कैंसिल हो गया। यदि यहाँ होगा तो यहाँ मानेंगे, यहाँ होगा तो यहाँ मानेंगे। ये नॉर्मल डिम्ड का मतलब मान लिया जाएगा कि एक जगह कैंसिल हो गया तो आपका हर जगह कैंसिल है। और ये आइए सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 क्या कहता है कैंसिलेशन का। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन दोज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड शैल पे एन अमाउंट by way of debit in electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input in respect of input held in stock and input obtained semi qualified। जो भी रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स है उसके अंदर जो या मशीनरी है उनके जो अंदर हैं आपके पास ITC पड़ा हुआ which ever is higher, और आपने क्रेडिट ले लिया और जितना आपकी लायबिलिटी बनता है देने को, जो देखेंगे कि कौन सा हायर है उस अमाउंट को आपको देना पड़ेगा। या फिर उनका जहां वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उनको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा और कैलकुलेशन करके आपकी टैक्स लायबिलिटी। इससे पहले हम क्या पढ़े थे कि कोई भी टैक्स का अमाउंट आप तब जब तक पे नहीं करोगे तब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हमने सामान खरीदा उसका क्रेडिट क्लेम कर लिया और बाद में चाहते हैं 2 महीने के बाद कि हम क्या करें, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, क्योंकि हमारा जो काम था वो काम हो गया। हमें एक लैपटॉप खरीदना था जी, हमें वहाँ से क्रेडिट वाला पैसा मिल गया GST का, अब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं जी। तो कह रहा है बिजनेस बंद करने से पहले सामान को देखा जाएगा जो आपके स्टॉक में है, चाहे रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स है, उसका प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा। जो हायर होगा लायबिलिटी क्रिएट होगा उसका पेमेंट आपको करना है, फिर हम करने देंगे रजिस्ट्रेशन बंद। यानी कैपिटल गुड्स है, मशीनरी है, टैक्सेबल पर्सन है, तो जो भी है आप कैलकुलेशन करके सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे जो विच एवर इज हायर होगा उसका हम पेमेंट करवाएंगे, फिर हम कैंसिलेशन पे जाएंगे। और सेक्शन 29 सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि द अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन 5 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब। कर है कि अमाउंट का कैलकुलेशन हम वैसे ही करेंगे जो आपका सेक्शन 15 वाला है। मतलब ये कैलकुलेशन का पार्ट है कि कितना बनना चाहिए, प्रोपोर्शनेट करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो 5 हो चाहे वो 6 हो, ये दोनों ही अमाउंट के बारे में बात कर रहा है कि जो लायबिलिटी बनेगी वो आपको पे करना पड़ेगा। तो दोनों तो अमाउंट के बारे में बात किया। 3 क्या बात किया, कितना अमाउंट है जो कैंसिलेशन से पहले पेमेंट करना पड़ेगा। 4 बोला जो एक जगह आप पेमेंट कर दोगे। आओ समझ लेते हैं क्या क्या है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1, जब एक पर्सन खुद चाहेगा कि मैं कैंसिल करवाऊं। 2 में क्या है, डिपार्टमेंट चाहेगी कि आपका कैंसिल कर दूंगा, आप रूल नहीं मानोगे तो। 3 में क्या है, जो टैक्स अमाउंट है वो पहले आपको पे करना पड़ेगा। और 29(4) क्या है कि एक जगह आपने गलती से कैंसिल हो गया तो डिम्ड मान लिया जाएगा कि सब जगह हो गया है। 29(5) और 29(6) कह रहा है किसी तरह का आप ITC वगैरह पहले क्लेम कर चुके हैं तो उसका कैसे कैलकुलेशन होगा और कैसे उनका वैल्यूएशन होगा, उसके बेस पे आप लायबिलिटी क्रिएट करके पे करोगे। तो ये सेक्शन 29 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 24, सेक्शन 27 और 29, ये 3 सेक्शन जो हैं वो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं यहाँ क्वेश्चन से। तो इन तीनों क्वेश्चन को एकदम टू द पॉइंट आपको लिखना है, बार बार लिखना है।
और आप अदर मटेरियल का यूज नहीं करो, एक्ट के लैंग्वेज का यूज करो, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। और सारी जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट एक्ट का है। आप इन्हीं के बेस पे नोट बनाओ, आपके हाईएस्ट नंबर मिलेंगे। और सेक्शन को बारीकी से याद करो, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, क्योंकि सेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सेक्शन 30 जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किए थे तो सेक्शन 22 से स्टार्ट हुआ था और 30 तक है। ये चैप्टर हैं एक रजिस्ट्रेशन के, और हम लोग लास्ट सेक्शन पे जा रहे हैं। 29 क्या देखा हमने कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया है तो उनका रेवोकेशन वापस दोबारा मिल सकता है क्या, तो उनके बारे में जो भी कंटेंट है वो यहाँ बताया गया है। तो आइए हम एक एक पॉइंट को देखते हैं कि रिवोकेशन करने का क्या तरीका है और क्या प्रोविजंस हैं कि किस तरह से रिवोकेशन किया जा सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है उनका। तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए क्लॉज बी, ये एक्ट का लैंग्वेज है। क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एनी रजिस्टर्ड पर्सन those registration is cancelled by the proper officer on his own motion। ये लाइन है किसका, सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 में जो था कि कोई भी बंदा चाहता है कि मेरा अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, उनके बारे में। may apply to such officer for revocation of the cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days। ये याद रखना जरूरी है कि जिस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन हुआ, डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर, मान लो ऑर्डर निकला है 1 तारीख को कि आपका 1 मई से कैंसिल हो गया, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है। provided that such period may on sufficient cause being shown and for the reason to be the recorded in the written by the additional commissioner or joint commissioner as the case may be, or for the period not exceeding 30 days and by commissioner, थोड़ा और ऊपर पोस्ट, for the further period not एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड। सिंपल सा लाइन है कि ऊपर से नीचे की तरफ ऑफिसर बने होते हैं, इनके ऊपर ये, इनके ऊपर ये, तो जनरली 30 दिन का टाइम दिया गया है और आपको और डिले होता जा रहा है तो ऊपर वाले ऑफिसर को कंप्लेन करेंगे तो 30 दिन का और दे देगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह का लाइन आपको सेक्शन में मेंशन कर दिया गया। अब आइए सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्या कहता है उनको देखते हैं। कहा कि द प्रॉपर ऑफिसर मे इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर either revoke cancellation of the registration or reject the application provided that the application for revocation of cancellation of the registration shall not rejected unless, सिंपल सा लाइन है 30 और सबसेक्शन 2 में बस आपको एक लाइन लिखना है कि हमें अपॉर्चुनिटी देगा। यदि वो दोबारा मना करता है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा और हमें सुनने का मौका दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। अब सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 में क्या है कि द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटी जीएसटी एज केस में बी प्रेस्क्राइब
सिंपल मे बी शैल बी डीम्ड, वही बात है जो CGST है, SGST है, और आपके पास UTGST है। यदि आपको यहाँ हो गया तो यहाँ माना जाएगा, यहाँ हो गया तो यहाँ माना जाएगा। डिम्ड का ऑप्शन है कि एक एक्ट में एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा एक्ट में ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। 3 कंडीशन है, सुनने का मौका दिया जाएगा, एक एक्ट में अप्लीकेबल हो गया तो दूसरा एक्ट में मान लिया जाएगा, और पहला जो कंडीशन था कि 30 दिन का 30 डेज का टाइम होता है कि जब भी आप रिवोक करना चाहते हैं कैंसिलेशन का, तो ऑर्डर के जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व हुआ है उसके 30 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना है। और जैसे कंप्लेन को आप ऊपर ले जाएंगे, मुझे कुछ और मौका दो, तो वो 30 दिन तक बढ़ते रहेगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं एक्सटेंड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। थैंक यू।